है बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बेसिक फंडामेंटल समझना जरूरी है उस प्रॉपर चैप्टर को डिस्कस करने से पहले। अगर हम लोग किसी भी कंट्री, रैंडमली किसी भी कंट्री की बात करें तो उस कंट्री में एक गवर्नमेंट तो जरूर मिलेगा आपको, गवर्नमेंट जरूर होगा। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है? बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रिसोर्स का मैनेज करना, रिसोर्स जो भी वहाँ पे रिसोर्स को मैनेज और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन सब काम करने के लिए इनको जो मेन चीज जरूरत रहती है उसको कहते हैं लॉ। बिना लॉ बनाए ये कोई भी काम नहीं कर सकते। एक भी काम करने के लिए इनको क्या जरूरत रहता है? लॉ बनाने की। गवर्नमेंट को लॉ की जरूरत पड़ती है और इस लॉ में लॉ वो प्राइमरी चीज है जिसका इम्पैक्ट पीपल के ऊपर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन पीपल, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पीपल के ऊपर पड़ता है। और अगर किसी भी कंट्री, अगर मान लो हम अपने कंट्री की ही बात करें, तो हमारे कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर लें, यहाँ का सिचुएशन ये है कि ये थोड़ा कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का वे ऑफ लाइफ डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अदर पीपल। जो व्यक्ति नॉर्दर्न रीजन में रह रहा है, यहाँ पे जिस अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो ये गर्मियाँ झेल रही है, एट द सेम टाइम यहाँ पे अभी भी कोल्ड सिचुएशन है। साउथ में रहने वाले लोगों का वे ऑफ लाइफ डिफरेंट। तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कोई लॉ बनेगा, डिफरेंट सेक्शन में रहने वाले लोगों का डिफरेंट नीड होता है। वी कैन से कि ये अलग अलग एथनिक हैं। एथनिक का मतलब ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका रेस, लैंग्वेज, हिस्ट्री सेम हो सकता है। जिसका रेस, जैसे रेस मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जैसे यहाँ पे रहने वाले लोगों का फिजिकल अपीयरेंस कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे रहने वाले लोगों का फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है, इनका लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोग डिफरेंट रेस, लैंग्वेज, कल्चर में इनकी हिस्ट्री। तो ऐसे मल्टीपल एथनिक कम्युनिटी हमारे कंट्री में रहती है। इनको रिप्रेजेंट करना तो हो सकता है, अगर एक लॉ किसी के लिए फेवरेबल हो तो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए वाइल मेकिंग द लॉ मेकिंग के टाइम में इन सबका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ताकि हमारा जो लॉ है वो लॉ प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ बने। प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद बने। प्रॉपर कंसल्टेशन होने के कारण जो है, ताकि किसी भी तरीके का अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो उसको मिनिमाइज किया जा सके। और अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। और डिस्टर्बेंस का लेवल ये है कि इनोसेंट पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मरते हैं। अब इसका अगर आप ये अंदाजा लगाना चाहते हो कि कितने सारे लोग, देखो एक नाजिज्म आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, नाजिज्म जर्मनी का स्टोरी, जहां पे मोर देन 60 लाख पीपल डाइड। दैट इज द रीजन मैं ये शुरू से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट को जो आपका एसएसटी कहते हो, आप सब्जेक्ट को एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को अंडरमाइन मत करो, क्योंकि ये आपके इंटेलेक्ट को बिल्ड करता है, इंटेलेक्ट। और अगर आपने अभी बिल्ड नहीं किया, बाद में आप कोशिश करोगे तो बाद में इसको चेंज करना आसान नहीं होता है।
ठीक है, इंटेलेक्ट को आपको बिल्ड करता है, और अगर आप इस चीज को बिल्ड नहीं करें तो इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ही हाई लेवल का होता है। ठीक, तो जरूरी है हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना। ये एक तरीके का क्या है, पावर शेयरिंग। हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एक एक्टिविटी यानी कि लॉ मेकिंग, जो कि गवर्नमेंट का पावर है, कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उस पावर को हम लोग पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यही है पावर शेयरिंग। एक पावर शेयरिंग का एक पार्ट। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे दो कंट्रीज का। वन इज बेल्जियम, जो कि यूरोप में है, हम लोग अभी मैप से भी इसको फिगर आउट करेंगे। और दूसरा है कंट्री आपका श्रीलंका। तो हम लोग फंडा में देखो, अभी तक जो था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, जहां पे आपको इसकी इंटेंसिटी समझ में आए कि सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की इंटेंसिटी कितना है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो है, जो आगे चलेगा, आपको पूरा का पूरा बुक की बातें रहेंगी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ आपका बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी। एक तरीके की केस स्टडी है कि अगर ये पावर शेयरिंग हमने नहीं किया तो फिर क्या होगा, और अगर किया तो क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन में। क्योंकि एक जगह पावर को शेयर किया गया, यानी कि वहाँ के जो डिफरेंट कम्युनिटी था उनके साथ जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, एक ने नहीं दिया। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप कंट्री को समझो कि कंट्री है कहाँ पे। तो अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोप में है। बेल्जियम और एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कंट्री है। किसी भी चीज़ का जो नॉलेज होता है वो ज़रूरी है कि हमारे माइंड में एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटैक्ट रहे, क्योंकि हमारे माइंड में इंटैक्ट हमारा कंट्री कहाँ पे है, उसके बाद चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ है हमारा श्रीलंका, और यहाँ पर है, यहाँ मान लो इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर है आपका बेल्जियम। तो दो केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम वहाँ के सिचुएशन के बारे में जानेंगे, उसका पॉपुलेशन वगैरह कितना है, क्या है। एक तरफ बेल्जियम और यहाँ पे श्रीलंका। सो बेल्जियम हम लोग इसका ऑलमोस्ट मैप बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट मैप तो बनेगा नहीं, लेकिन ये है बेल्जियम। और ये श्रीलंका। सो बेल्जियम जो है, देखो ये तो इम्पैक्ट होता है। यहां पे है नीदरलैंड, इधर है जर्मनी, प्रेजेंट टाइम में यहां पे है लग्जमबर्ग, और यहां पे नीचे है फ्रांस। ये है फ्लेमिश रीजन। इस रीजन को बोला जाता है फ्लेमिश, इसको बोलते हैं वलून, वलून रीजन। अब यहां की जो पॉपुलेशन है इस साइड में 59% पीपल ये डच बोलते हैं। यहां पर
40% पीपल इस साइड के, जो 40 पूरे कंट्री के, ये पूरे कंट्री के 59 पॉपुलेशन 59% पॉपुलेशन इधर रहते हैं फ्लैमिश रीजन में, 40% पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग। यहाँ की मेजॉरिटी पीपल डच स्पीकिंग। यहाँ पे आपका ब्रसेल है, यहाँ का कैपिटल ब्रसेल। यहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% पॉपुलेशन जो है डच। पूरे कंट्री का 1% बच गया, वो है इधर, जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलती है। जर्मन 1% पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बेल्जियम है उसकी 59% पॉपुलेशन वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, जो कि डच बोलती है। यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है। वहीं वलून रीजन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन जो है पूरे कंट्री का 40% पॉपुलेशन वलून रीजन में है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच। ब्रसेल इसके कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है। जर्मनी पूरे कंट्री का 1% जर्मन बोलते हैं। अब हुआ क्या, फ्रेंच पीपल जो है एक तरीके से माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच पीपल जो है पूरे कंट्री में माइनॉरिटी, यानी कि इनके पॉपुलेशन कम था, माइनॉरिटी में थे। तो माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा था। वहीं डच स्पीकिंग वालों के मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ये लेस डेवलप थे, और उसका रीज़न ये था कि जो सोशियो एजुकेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट था इनको बहुत ही बाद में मिला। ज़्यादातर जो है फ्रेंच पीपल ही इसका यूटिलाइज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा। इन्होंने क्या किया ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसको मैनेज किया। बट यहाँ पे श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में लगभग 74% पॉपुलेशन सिन्हालीज थे। सिन्हालीज वो होते हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन को, ज़्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। इनका लैंग्वेज सिन्हाली है, सिन्हाली स्पीकिंग। और लगभग 18% यहाँ पे जो है तमिल पीपल जो तमिल बोलते थे। इसमें भी 13% श्रीलंकन तमिल थे एंड 5% जो है इंडियन तमिल। 5% इंडियन तमिल थे। जो जब अंग्रेज लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे तो यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटी चलता था, चाय वाय बनाने का काम, तो इंडिया से तमिल को लेके आए थे। तो अगर इंडिया के जो तमिल वाला रीजन है उसके नज़दीक ही ये है। तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये श्रीलंकन तमिल जो है इस वाले रीजन में पूरे मान के चलिए यहाँ पे फैले हुए हैं। इंडियन तमिल थोड़े से यहाँ हैं, बीच में कहीं पे हैं, थोड़े हैं फैले हुए। बच गया मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिन्हालीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है यहाँ पे। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पूरे पॉपुलेशन का लगभग 7% कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये आपको सिन्हालीज इसमें भी मिलेंगे और तमिलियन में भी मिलेंगे। अब हुआ ये कि 1948 में ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है मेजॉरिटी सिन्हालीज होने के कारण मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया।
गवर्नमेंट फॉर्म, जिसमें मेन कंट्रोल जो है सिन्हालीज, मीन्स सिन्हालीज क्या किए, सिन्हालीज ने गवर्नमेंट को कंट्रोल किया, सिन्हालीज ने गवर्नमेंट को कंट्रोल किया। अब इसके बाद क्या हुआ उसको हम लोग समझते हैं, श्रीलंका से स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे कि श्रीलंका ने किस तरीके से डिसीजन लिया, किस तरीके से पावर शेयरिंग के बारे में क्या किया इन्होंने। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट में बेल्जियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो सिन्हालीज ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। सिन्हालीज का गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि 1956 में, 1948 में तो ये इंडिपेंडेंट हो गए, 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के अंतर्गत सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, तमिल और अदर लैंग्वेज को अंडरमाइन किया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन बहुत ही स्पॉटेड स्कैटर्ड है, मतलब बहुत कम है और फैले हुए हैं। तो मेन स्टोरी जो है सिन्हालीज और तमिल के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी के जो पोजीशंस, मान लो स्कूल्स वगैरह, एडमिशन वगैरह, यूनिवर्सिटी पोजीशन में इनको प्रेफरेंस मिलने लगा। किसको? सिन्हालीज को, प्रेफरेंस टू सिन्हालीज। 1956 में एक्ट पास किया, सिन्हालीज लैंग्वेज अंडरमाइन किया अदर लैंग्वेज को। तो एक प्रश्न यहाँ पे आप बताना कि हमारे कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उसको आप कमेंट में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में इनको प्रेफरेंस देने लगे। गवर्नमेंट प्रमोट करने लगे बुद्धिस्ट कल्चर को, बुद्धिस्ट रिलीजन को। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन तमिलियन थे, तमिलियन यानी कि 18% जो तमिलियन थे, उनको ये लगने लगा कि इस तरीके से तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्पेशली श्रीलंकन तमिलियन। इनको लगने लगा कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनको कोई भी पॉलिटिकल, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सिन्हालीज लैंग्वेज को प्रमोट करे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इनके कल्चर को प्रमोट नहीं किया। तो इन लोगों ने क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के बाद इन्होंने कुछ डिमांड किए, जैसे कि एक तो उनके लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया जाए, उसको भी रिकॉग्निशन मिला जाए, उनके कल्चर को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनके कल्चर को जो है रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको रीजनल ऑटोनॉमी देना चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी, यानी कि स्पेशली नॉर्थ वाला रीजन श्रीलंका का और ईस्टर्न रीजन, कि यहाँ पे जो है तमिल लोग अपने तरीके का गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। लेकिन जो मेन गवर्नमेंट था यानी कि सिन्हालीज गवर्नमेंट, उन्होंने डिनाई कर दिया, इनकी डिमांड को डिनाई कर दिया। अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि 1980 में मांग रखा जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम का मतलब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, आप समझो। स्टेट का मतलब अ बॉडी हु हैज अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। इन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल इलम का डिमांड किया, इसके लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये इसके कारण इन्होंने ये डिमांड भी कैंसिल कर दी। इसके कारण पूरे कंट्री में सिविल वॉर शुरू हो गया, जो एंड हुआ 2009 में।
मीन्स आप डिस्ट्रक्शन, और इस सिविल वॉर के कारण लगभग 82 जो ऑफिशियल फिगर है, लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख लोग डाइड हुए। तो आपके पास एग्जाम्पल है। आप इन कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझोगे तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बेल्जियम ने क्या स्टेप्स लिया उसको हम लोग देखते हैं। बेल्जियम के स्टेप्स को समझते हैं। बेल्जियम ने क्या स्टेप्स लिए? बेल्जियम को 1960s और 70s के टाइम में इस डिफरेंस के बारे में समझ में आ गया कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री के अंदर कुछ फ्रेंच स्पीकिंग है, कुछ डच स्पीकिंग है, कुछ जर्मन है, कुछ अदर कल्चर। तो इन्होंने क्या किया, इस टाइम से स्टेप्स, इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज किया और अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना शुरू कर दिया ताकि इन डिफरेंसेस को भी एकोमोडेट किया जा सके पूरे कंट्री में। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, संविधान में चेंजेस लाए। अब उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि पूरे कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ये बेल्जियम है, मान लो एक गवर्नमेंट हुआ जिसको बोलते थे फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, वो सेंट्रल लेवल का डिसीजंस लेते थे। जैसे अगर मान लो हम अपने ही कंट्री की बात करें, इंडिया का, वो डिसीजंस जो स्टेट से परे हो, जैसे एग्जांपल के लिए फॉरेन से रिलेशन कैसे रखना है, इस तरीके का स्टेप्स। पूरे थ्रू आउट द कंट्री किस तरीके का करेंसी, कौन सा करेंसी रहेगा, करेंसी से रिलेटेड मैटर, ऐसे कई सारे मैटर्स थे जो पूरे कंट्री से रिलेटेड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मेंबर्स थे वो इक्वल थे, फ्रेंच स्पीकिंग के भी, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कल को किसी भी तरीके का डिसीजन लेना होगा तो आपको किसी न किसी कीमत पे भी इनको कन्विंस, अगर मान लो फ्रेंच स्पीकिंग कोई अपने फेवर का भी डिसीजन लेना चाहे तो भी इनको डच को तो कन्विंस करना ही पड़ेगा। मेंबर्स क्या थे, इक्वल थे। तो इनको एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अदर कल्चर वाले को भी, उनके भी वेलफेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंड लेवल पे आया स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे कंट्री में भी स्टेट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, इनको अथॉरिटी काफी दे दिया। ये दूसरे लेवल के गवर्नमेंट रहेंगे लोकेशन के हिसाब से, वहां पे जिस पॉपुलेशन जैसे होगा उनका एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। बट इनको सबऑर्डिनेट नहीं कंसीडर किया गया, सबऑर्डिनेट नॉट कंसीडर नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर डिक्टेट करे तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट एक सर्टेन स्फेयर में काम करेगा जो उस पर्टिकुलर स्टेट के वेलफेयर के लिए होगा। इनको सबऑर्डिनेट कंसीडर नहीं किया गया। इनको अथॉरिटी भी ज़्यादा दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा। अथॉरिटी का मतलब मैटर्स डिस्कस करने के लिए, डील करने के लिए। थर्ड आता है कम्युनिटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कम्युनिटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट कह लो। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि लोकल लेवल पे, यहाँ पे जैसे फ्रेंच स्पीकिंग अगर लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दे फॉर्म दियर ओन
अपना खुद का कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और ये मैटर कैसा टेक केयर करेंगे, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वर्क करेगी जैसे लैंग्वेज पे, लैंग्वेज के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, उनके एजुकेशन कि अगर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है तो उनके एजुकेशन के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, और कल्चरल, उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अपना खुद का कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पंचायत होता है ना वैसे। इसी तरीके से अगर डच स्पीकिंग है वो अपना खुद का बनाएंगे, जर्मन स्पीकिंग है तो वो अपना खुद का बनाएंगे। फोर्थ एक बात था, इन्होंने ब्रसेल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, ब्रसेल के लिए सेपरेट गवर्नमेंट, जहां पर अगेन मेंबर्स जो है इक्वल थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इक्वल टू डच स्पीकिंग पीपल। अब हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए पूरे थ्रू आउट द कंट्री, पूरे थ्रू आउट द कंट्री अगर देखा जाए तो डच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी थी, डच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी थी। वहीं अगर ब्रसेल के लेवल पे देखा जाए तो यहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी थी। तो कंसल्टेशन कैसे बना, ऐसे बना कि डच वाले लोगों ने, जो डच मतलब नीदरलैंड से जो रिलेटेड हो, डच वाले जो लोग थे उन्होंने कंप्रोमाइज किया सेंट्रल लेवल पे, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने कंप्रोमाइज किया ब्रसेल लेवल पे जो कि कैपिटल। और इस सक्सेस का रिजल्ट देखिए, इस सक्सेस का रिजल्ट ये हुआ कि फ्यूचर में जब बाद में, फ्यूचर में क्या तभी जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया, यूरोपियन यूनियन एक तरीके का यूनियन पूरे यूरोप कंट्रीज का, छोटे छोटे, इनका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो ब्रसेल में। क्यों बनाया गया ब्रसेल में, क्योंकि इट वाज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी, कि कैसे यहाँ पे डाइवर्सिटी को प्रॉपर वे से कैटर किया गया है, एकोमोडेट किया गया है। सो दैट वाज द रिजल्ट कि बेल्जियम ने किस तरीके का स्टेप लिया, एक अच्छा सा स्टेप जहाँ पे अदर थॉट, अदर विचारों को रिकॉग्नाइज करना। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आज हम लोग कंपेयर करें श्रीलंका और बेल्जियम को प्रेजेंट टाइम में, बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करें तो वैसे तो अगर इंडिया के कंपेयर करें तो हरियाणा से कर लो। हरियाणा यहाँ का जो है, बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वह हाफ है, और श्रीलंका जो ऑलमोस्ट हरियाणा की पॉपुलेशन। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो आपके बुक में दिया हुआ है बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो हाफ है, बट आज प्रेजेंट टाइम में 1/3 है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि इसने जो स्टेप लिया उसका रिजल्ट क्या हुआ आज प्रेजेंट टाइम में, और बेल्जियम ने जो स्टेप लिया था तो उसका रिजल्ट। एरिया की अगर बात करें तो एरिया यहाँ पे मान लो x है तो यहाँ पे 2x किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम्स इनका एरिया है। ऐसे ही पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर x है तो यहाँ पे 2x, लगभग 11 मिलियन, और यहाँ पे 22 मिलियन पॉपुलेशन। लेकिन जीडीपी की बात करते हैं कि इनका इनकम, इस कंट्री का इनकम, तो इनकी इनकम लगभग 57 लाख करोड़ रुपया है, और इनका है लगभग 9 लाख करोड़। इसी से आप अंदाजा लगाओ ना, ये दो चीज, एक चीज आई मीन इनकम से, कि किस लेवल का इनका इनकम है, 57 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़। तो ये जो डिस्ट्रक्शन ये लेके आए थे सिविल वॉर, आज तो रिकॉग्निशन देना पड़ रहा है ना, मजबूरी हो रहा है ना रिकॉग्निशन देने। आप कम से कम ऐसे कंट्री से पता नहीं 50 साल पीछे हो। सो इन सब्जेक्ट्स का वैल्यू यहीं पे है। ये सब्जेक्ट आपको जो है एटलीस्ट वो राइट डिसीजन लेने में मदद करते हैं जिससे लिटरली ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करता है। दैट इज द रीजन इन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे का पोर्शन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।